तो हमारे साथ दो खास मेहमान भी यहाँ पर जुड़ने जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अमीरुल्लाह खान हैं, प्रोफेसर हैं आईएसबी के, और शशांक मणि हैं, रणनीतिकार और अर्थशास्त्री हैं। आप दोनों के पास मैं आऊँ उससे पहले एक और डेटा मैं यहाँ पर अपने दर्शकों के सामने रखना चाह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह से आज जो इकोनॉमिक सर्वे में जो वित्त मंत्री ने डेटा रखा है और आईएमएफ का एक जो डेटा आया है, उन दोनों को भी सामने रखना यहाँ पर जरूरी है। तो आर्थिक विकास दर का जो अनुमान लगाया गया, उसमें इकोनॉमिक सर्वे में ये आया है कि 2023-24 में 6.5% विकास का अनुमान जताया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष में विकास दर 7% रहने का अनुमान है, यानी आने वाले वित्त वर्ष में विकास दर में गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। यह 6.5 का सरकार का आर्थिक सर्वे है, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने 6.1% का जो अनुमान है वो यहाँ पर दिया है, और कहा है कि 2023 में ग्लोबल इकोनॉमी ग्रोथ का अनुमान 6.5% और भारत के लिए खासकर ये कहा एक उम्मीद यहाँ पर जगाई है। तो डॉक्टर अमीरुल्लाह खान, सबसे पहले मैं यहाँ पर आप ही के पास आना चाहूँगी। जो इकोनॉमिक सर्वे आपने देखा, जिस तरह की बातें उसमें कही गई हैं, सबसे महत्वपूर्ण आपको क्या लग रहा है और किस तरह की उम्मीदें अब आप इस इकोनॉमिक सर्वे के बाद बजट से लगा रहे हैं? बहुत शुक्रिया अदिति। इकोनॉमिक सर्वे साफ साफ ये कह रहा है कि रिकवरी मुकम्मल हो गई है और हम उस रिकवरी पे आ गए हैं जहां पे हम प्री कोविड टाइम्स पे थे, और ये कह रहा है कि 6.5% के आसपास ग्रोथ होगी। तो ये तो बड़ी दिलासे वाली, आश्वासन वाली खबरें हैं कि इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक वापस आ गई। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे उसके साथ साथ ये भी कह रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट जो है, ये इकोनॉमिक सर्वे खुद तस्लीम कर रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट्स अब प्लेटो हो गए और एक्सपोर्ट्स का बढ़ना बड़ा मुश्किल है। और उसकी वजह से जो बड़ा अहम पहलू है अगले साल के लिए, विच इज वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट यानी ट्रेड डेफिसिट, ये इकोनॉमिक सर्वे बता रहा है कि ये बढ़ जाएगा। और अगर ये बढ़ता है तो उसकी वजह से जो हमारी बड़ी नाजुक स्थिति है रुपए की वैल्यू की, ये कमजोर रहेगी। आज भी आप देखिए कि रुपया जो है वो 50 पैसे गिरा है, और अगर इसी तरह कल भी गिरा तो वापस फिर वही 83-84 जाएगा। एक जो अहम बात कही इकोनॉमिक सर्वे ने या नहीं कही, वो मुलाजमत के बारे में थी, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो हम समझ रहे थे कि इकोनॉमिक सर्वे में कोई ऐसा ठोस डेटा होगा जिससे समझ में आएगा कि इकोनॉमिक सिचुएशन जॉब्स में भी ट्रांसलेट हुई है। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया। वही पुरानी प्रोविडेंट फंड हमारे स्टैटिस्टिक्स और डेटा लाया, जिसकी वजह से कुछ समझ में नहीं आता है कि जॉब्स बढ़े या नहीं। लग ये रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति वैसी है जैसी थी, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। एक जो अच्छी बात कही, आखिरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो ये कि ये कही है, ये लिखा है कि हमारे जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। 15% कॉस्ट जो है वो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है। तो हम कल जब देखेंगे तो ये उम्मीद करेंगे कि फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो लॉजिस्टिक्स की कोई पॉलिसी अनाउंस करें जिससे ये 15% जाके 5% हो। अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ कहे। मुझे बहुत कम उम्मीद है, खुसूसन आज ये सर्वे पढ़ने के बाद, कि टैक्स पे कुछ कहेंगी फाइनेंस मिनिस्टर, क्योंकि ये बड़ा नाजुक सा मरहला है। हमें टैक्स रेवेन्यू चाहिए, हम और कम नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से टैक्स की उम्मीद इस सर्वे पढ़ने के बाद कम लगती है। थैंक यू जी। अमीरुल्लाह जी, आपने अपनी बात रखी। यहाँ पर शशांक जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जो बात अमीरुल्लाह साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर एक जो मुख्य मुद्दा ये भी रहा है कि महंगाई से हम लोग बहुत लंबे समय से जूझ रहे हैं, चाहे आप पेट्रोल डीजल की बात करें या जो आम चीज़ें हैं। हम अगर आटे दाल का भाव भी देखें तो उनमें भी काफ़ी फ़र्क आ गया है। सैलरीड क्लास जो है वो अच्छा खासा परेशान चल रहा है, और अगर हम निचले तबके की बात करें तो उन पर और ज़बरदस्त मार जो है वो पड़ी है। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है, ये जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें उस बात को कहीं एड्रेस किया है, या जो बजट है उस बात को एड्रेस करता हुआ नजर आएगा? देखिए, बजट के बारे में मैं कहूंगा कि यह बजट सिर्फ आज के 2023 का बजट नहीं है। ये बजट कुछ हद तक अगले 25 साल की झलकी देता है, और उसमें 3 वर्गों के लिए बजट बनाया जाएगा मेरे हिसाब से। एक तो समृद्ध वर्ग है, जिसके लिए टैक्स रेट बढ़े या घटे। दूसरा, मध्य भारत की कल्पना जो करी गई है, जिसमें कि छोटे तबके के लोग हैं लेकिन बहुत अति गरीब नहीं है। और एक अति गरीब वर्ग है, जिसके लिए हमें डायरेक्ट गवर्नमेंट सब्सिडी की जरूरत है। तो इस हिसाब से जो पहले वर्ग में है
उसमें टैक्स रेट पे लोगों की आंखें, मेरी अनुमान है कि इस बार टैक्स रेट में ज्यादा आगे पीछे नहीं होगा। जो दूसरा वर्ग है जो कि करीब 80 करोड़ लोगों का है मध्य भारत, तो उसके लिए एम्प्लॉयमेंट की चर्चा हो रही है। उसमें हम लोग कैसे क्रेडिट दें, कैसे उसको जीवंत करें, उसमें एक नई जान लाएं, इस पे ही हमारी आर्थिक व्यवस्था निर्भर है। क्योंकि जैसा कि बताया गया कि आज की तारीख में एक्सपोर्ट पे आप बहुत निर्भर नहीं कर सकते। बिल्कुल। कोविड के बाद कुछ ऐसा तंत्र चला है, और जो आखिरी तबका है जो करीब 35 करोड़ का है लगभग, उसके लिए हम लोग को जो सरकारी तंत्र से हम लोग किस प्रकार से उनको सहायता दें। और उसमें भी मैं ये चाहता हूं, और मेरे हिसाब से ये होगा कि हम लोग इतना ज्यादा फिस्कल एफर्ट न करें जितना कि पाश्चात्य देशों में किया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि वहां का जो इन्फ्लेशन का दर है इसलिए बढ़ा है क्योंकि उन्होंने कोविड के दौरान थोड़ा पैनिक भी किया, बहुत ज्यादा ट्रिलियंस और ट्रिलियंस का एक तरह से निवेश किया इस आशा में कि आगे चल के डिमांड बढ़ेगी, जो डिमांड शायद अभी आई नहीं है, और इन्फ्लेशन काफी हद तक बढ़ गया है। हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन आया, लेकिन हम लोगों ने एक गरिमामय स्थिति में, एक जिसे कहते हैं जो कोविड के दौरान हमने कार्य किया, उससे जो प्रभाव अभी पड़ रहा है, इन्फ्लेशन बहुत नहीं है, थोड़ा है। और उस हिसाब से मेरे हिसाब से इस बजट में भी फिस्कल प्रूडेंस की जरूरत है। देखिए, चुनाव आने वाला है 2024 में, कुछ लोग बोलेंगे कि सरकार छप्पड़ फाड़ के दे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें संयम बरतेगी। इसमें जो मध्य भारत है उसके लिए खास करके, जहां पर हम लोग को ईज ऑफ बिजनेस की बात हम लोग 10 साल पहले जो समृद्ध भारत के लिए कर रहे थे, अब ईज ऑफ बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग की चाह मध्य भारत में आ गई है। छोटे गांव शहरों में जो टियर 2 टियर 3 जिले हैं, जिसमें मैं भी बहुत काम करता हूं, उसमें से आशा है कि हम लोग किसी न किसी तरह उद्यमिता, रोजगार। शशांक जी, जब यहाँ पर आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर जीएसटी की भी बात आ रही है, जिसको लेकर कारोबार जगत जो है वो लंबे समय से उम्मीद लगाए बैठा है। कई तरह की आपत्तियां भी वो यहाँ पर जाहिर कर चुका है, और फिर निवेश में छूट जो है वो भी एक उस मामले में भी बड़ी उम्मीद से देखा जा रहा है कि शायद कल कुछ उस लिमिट को बढ़ाया जाए। देखिए, जीएसटी का जहां तक मसला है, यह दूरगामी सोच से बनाया गया है। जिस भी किसी देश की नाड़ियों में खून बहता है, तो उसको बहाने के लिए अगर हम लोग एक सुचारू एक संगठन करें तो उसमें कुछ समय लगता है। तो मेरे हिसाब से कुछ बढ़त घटत होगी, एडजस्टमेंट होना चाहिए, हो रहा है। और जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, इन्वेस्टमेंट में भी जो अब आज की तारीख में जो आजकल चल रहा है, उसमें 70 से 80% जो कैपेसिटी है इंडस्ट्री की, वो अब आ रही है। तो प्राइवेट सेक्टर भी अब निवेश की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि कोविड के दौरान थोड़ा सा कैपेसिटी गिर गई थी, तो उसमें उत्सुकता नहीं थी। तो जो एनिमल स्पिरिट्स की बात होती है मध्य भारत में भी, जिसके लिए मैं बहुत तत्पर हूँ, लेकिन जो समृद्ध भारत उसके लिए भी, और उसके वजह से हम लोग को इतना टैक्स मिलेगा ताकि हम लोग जो गरीब भारत है, जो भी अभी भी 30 करोड़ लगभग उसमें है, उसके लिए हम लोग उन्मुख रहें। क्योंकि अंत्योदय की जो भावना है जो अगले 25 साल में है, उसको भी हम लोग को लाना पड़ेगा। एक गणतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में, जब आखिरी व्यक्ति को हम लोग एक तरह से सफलतापूर्वक उठाएंगे, तभी गणतंत्र की परिभाषा बदलेंगे। तो मेरे हिसाब से इन 3 वर्गों को लेके अलग अलग ये पॉलिसीज बनाई जाएंगी, और ये अगले 25 साल के लिए एक संकेत देंगे। जी, डॉक्टर अमीरुल्लाह, यहाँ पर जो बात शशांक साहब कह रहे हैं कि आगे आने वाले 20 से 25 साल जो हैं उनको देखते हुए एक दूरदर्शिता के हिसाब से ये जो बजट है इसे प्लान किया गया है। लेकिन कई बार ये भी लगता है कि जो सामने मुबाए खड़ी हैं समस्याएं, उनको शायद सबसे पहले एक बार एड्रेस किया जाना चाहिए। और रोजगार का सृजन जो है उसमें सबसे बड़ी एक बात है कि आपके पास यहाँ पर रोजगार नहीं है, युवा जो है वो बड़ी तादाद में फ्रस्ट्रेटेड यहाँ पर नजर आ रहा है। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या दूरदर्शिता वाले बजट की इस वक्त ज्यादा जरूरत है, या जो इस वक्त बड़ी समस्याएं सामने हैं उन्हें पहले एड्रेस किया जाना चाहिए? देखिए, बजट तो होता है एनुअल बजट, राइट? तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हम साल भर की बात कर सकते हैं, क्योंकि और खुसूसन इस साल, क्योंकि एक साल में पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाए। पिछले 2 सालों ने बताया कि आप 6 महीने की बात नहीं कर सकते। तो इस वजह से जो इमीडिएट अर्जेंट मसले हैं वो हम देखेंगे पहले कि उनके बारे में क्या कहा जा रहा है। सबसे बड़ा अर्जेंट मसला वाकई अनएम्प्लॉयमेंट है, और उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है, क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा सकती है अपना, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। दूसरी बात ये रहेगी कि क्या कीमतों के लिए, इन्फ्लेशन के लिए कुछ चेंजेस ला सकती है। अगर वो सोच के टैक्स कम किया जाए तो ये बड़ी अजीब बात होगी, क्योंकि अगर हम चाह रहे हैं कि हमारी रेटिंग इंप्रूव हो, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है जो इतना ज्यादा बढ़ चुका है,
अगर हम उसको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, जैसे शशांक कह रहे हैं कि अगर हम अगले 10-15 साल की बात कर रहे हैं, तो उस पर जोर रहेगा कि हम किस तरह से मुश्किल डिसीजन लें और अपना फिस्कल डेफिसिट काबू में रखें। लेकिन चूंकि कंडीशन बड़ी प्रिकेरियस है, हमारी हालत ऐसी नहीं है कि हमारे पास बहुत ज्यादा स्पेस है, फिस्कल स्पेस। चूंकि एक जो बड़ी बात हुई है, वो इकोनॉमिक सर्वे कह रहा है कि हम 21 लाख करोड़ रुपए अब सोशल वेलफेयर स्कीम में कर रहे हैं। तो क्या ये जो 21 लाख करोड़ रुपए हम खर्च कर रहे हैं, इसको हम कम करने के लिए तैयार हैं? प्राइम मिनिस्टर ने इससे पहले कहा था कि ये जो हमारी सब्सिडीज हैं, जिनको उन्होंने रेवड़ी कहा था, वो बताया था कि उसको काबू में लाना चाहिए। तो ये बड़ा मुश्किल सवाल होगा कल, जब हम देखेंगे कि ये जो सब्सिडीज और जो लेआउट जो आउटलेज हैं सोशल सिक्योरिटी के, वो गवर्नमेंट कम कर पाती है नहीं। क्योंकि इस वक्त हम तीनों तरफ से घिरे हुए हैं। ट्रेड डेफिसिट बढ़ा हुआ है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ा हुआ है। तो दोनों के बढ़े रहने से हम इधर जाएं या उधर जाएं, वो बड़ी कठिन समस्या होगी फाइनेंस मिनिस्टर की। बिल्कुल, और उसको बैलेंस करना एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे होगा। शशांक जी, रुपए का जो मसला लगातार चल रहा है कि जो गिरावट जो देखने को मिल रही है, उसे भी इकोनॉमिक सर्वे में माना गया है कि रुपए की विनिमय दर में गिरावट जो है, उसकी जो चुनौती है वो बरकरार है। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए किस तरह से इस बजट में कदम उठाए जाएं, इस पर आपको क्या कुछ लगता है या आपके क्या विचार हैं इसको लेकर? देखिए, ये जो चक्रव्यूह की बात कर रहे हैं कि हम लोग के पास एक तरह से ट्रेड हेडविंड्स भी हैं, कुछ हद तक हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट हेडविंड्स भी रहे हैं, हालांकि अब थोड़ा धीरे हो रहे हैं। मेरे हिसाब से इस चक्रव्यूह का एक रास्ता है, वो है कि अपने नागरिकों को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं। आज की तारीख में आप चाइना को इम्यूलेशन नहीं कर सकते जो 20 साल पहले उन्होंने किया था कि हम एक्सपोर्ट लेड इकोनॉमी करें। एक्सपोर्ट की आवश्यकता है, ऐसा नहीं कि नहीं है, और अति आवश्यकता है। जितना हम कर सकते हैं, क्योंकि चाइना की वजह से थोड़ा सा हम लोग को स्पेस मिली है, उसमें भी इंडस्ट्रीज में भी, तो उसमें हम लोग भी आगे बढ़े हैं, वियतनाम भी आगे बढ़ा है, कुछ और आगे बढ़ा है, तो उसको बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण काम है कि हमारे जो 80 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि मध्य भारत में हैं, टियर 2 टियर 3 जिलों में हैं, उनको अगले कुछ सालों में हम प्रोडक्टिव बनाएं, ईज ऑफ बिजनेस के द्वारा, निवेश के द्वारा उनको इस प्रकार के मार्केट से जोड़ें ताकि वह लोग आगे बढ़ें। क्योंकि हम लोग को इस चक्रव्यूह से कोई और नहीं बचा सकता, इसमें हमें आत्मनिर्भर ही बनना पड़ेगा, अपने आप ही उड़ना पड़ेगा। और खुशी की बात यह है कि हमारी मैक्रो इकोनॉमी में कोई संदिग्ध, कोई दाग नहीं है, हमारी अभी भी युवा शक्ति आगे है। ये अलग बात है कि रोजगार की बात, और रोजगार की समस्या भी वैसे ही सुलझाई जाएगी, सरकारी नौकरी से या प्राइवेट सेक्टर नौकरी से। प्राइवेट सेक्टर आप जानती हैं ऑटोमेट हो रहा है, सरकारी नौकरियां उतनी नहीं बन पाएंगी, और सरकारी नौकरी से फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा ही और उससे इन्फ्लेशन वापस आएगा। तो मेरा ये मानना है कि यदि हम लोग स्वरोजगार, रोजगार की तरफ हम लोग, स्वावलंबी भारत का जो अभियान पूरे देश में लगभग चल रहा है, उसका थोड़ा मैं भी हिस्सा बन गया हूं, उससे कैसे जो 80 करोड़ लोगों को जीवंत करें। देखिए, मैं ये भी मानता हूं कि 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आज की तारीख में सहायता चाहिए, वो अपने पैरों पर खड़े होने के लिए शायद आज की तारीख में उन्मुख नहीं है, लेकिन अगले 10 साल में वो भी हो जाएंगे। तो हम लोग जो उत्तरी भारत है, जो समृद्ध भारत है, जो 20 करोड़ का है, उसके लिए हर समय चर्चा करते रहते हैं। अब मेरा ये राय है इस बजट में भी, लेकिन आने वाले कई सालों तक हम लोग उस भारत की तरफ उन्मुख हों जिसमें 80 करोड़ कंज्यूमर्स तो हैं लेकिन प्रोड्यूसर्स भी हैं। क्योंकि अगर उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाई जाएगी, उनको सिर्फ एक उपभोक्ता की तरह देखा जाएगा, तो मेरे हिसाब से ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा इकोनॉमी। तो मेरा ये मानना है बात कि आप जितना भी गवर्नमेंट जी कह रहे हैं यहाँ पर, तो एक साल में जो 81 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है, उसका भी सरकार जिस तरह से बोझ ले रही है, वो भी एक काबिल तारीफ बात यहाँ पर है। लेकिन ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ हैं जिनसे सरकार को यहाँ पर निपटना होगा, और उस बजट में किन किन मुख्य समस्याओं को किस तरह से एड्रेस किया जाता है, किस तरह से उन पर ध्यान दिया जाता है, और क्या भविष्य की योजनाएं होंगी, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। कुछ इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का यहाँ पर हमसे जुड़ने के लिए।